हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एडिट मेन्यू के स्टेप एंड रिपीट ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप एंड रिपीट का क्या काम होता है? देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हम चाहते हैं इसी ऑब्जेक्ट को हमें मल्टीपल टाइम रिपीट कराना है, तो उसके लिए हमें एडिट पे आ जाना है। उसके बाद स्टेप एंड रिपीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे रिपीट आप किस तरीके से करना चाहते हैं, हॉरिजेंटली रिपीट करना चाहते हैं या वर्टिकली। तो हम चाहते हैं कि हमें वर्टिकली इसे राइट साइड में रिपीट करना है। अभी हमें वर्टिकल नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे नो ऑफसेट लगा दिया है। हॉरिजेंटली हम रखना चाहते हैं तो ऑफसेट इस तरीके से लगाएंगे। फिर यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन हमने लगा दिया कि जब यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट रिपीट हों, इसके डुप्लीकेट्स रिपीट हों, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी दूरी पर रहे, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज, सबसे पहले आप कितनी कॉपीज यहाँ पे रिपीट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 रिपीट करना है, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज दिया 10। स्पेसिंग हमने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया 0.26। डायरेक्शन, अगर आप चाहते हैं लेफ्ट में करना तो हम लेफ्ट लगा के अप्लाई करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में इस तरीके से रिपीट होके आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं इसे राइट साइड में करना है, तो हमने यहाँ पे राइट लगा के इस तरीके से रिपीट कर दिया। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उतने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट हो गए। ये हमारा ओरिजिनल, और जितनी आप यहाँ पे कॉपीज देंगे उतना ही यहाँ पे रिपीट होके आ जाएगा। फिर हम सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं पिक टूल से। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम चाहते हैं हमें वर्टिकली करना है, तो हमने यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल को नो ऑफसेट किया और वर्टिकल लगा दिया। स्पेसिंग बिटवीन, नंबर ऑफ कॉपीज हमने इसमें भी 10 दिया। डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आए। अब डायरेक्शन, अगर आप चाहते हैं ये हमें ऊपर की तरफ रखना है, तो यहाँ पे डायरेक्शन अप लगा के अप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से आपको रिपीट करके दे देता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप चाहते हैं आपको डाउन में करना है, तो हम डाउन को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से ये डाउन में आपको रिपीट करके देगा। तो ये था हमारा स्टेप एंड रिपीट का ऑप्शन, जिसका यूज़ करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम जितनी बार चाहें रिपीट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं ओवरप्रिंट, बिटमैप। ये भी वैसे यहाँ पे अभी देखिए ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये सारे ऑप्शन किस तरीके से काम करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से और इसका डुप्लीकेट ले लिया कंट्रोल डी करके। इसमें हमने अलग कलर दिया, फिर हमने ऐसे ही अलग अलग कलर ले लिए। थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इसका कलर हमने इस तरीके से दिया। देखिए, इस तरीके से हमने कलर्स दे दिया। अब देखिए अंतर क्या आ रहा है इसमें। हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो सब में हमने अलग अलग कलर दिए हैं। अब जब आप अलग अलग कलर दे रहे हैं तो पीछे का जो ऑब्जेक्ट का वो है कलर, वो हाइड हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो सारे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से एक बार में। एडिट पे आके ओवरप्रिंट आउटलाइन, उसके साथ ही ओवरप्रिंट फिल आप ऑन कर देंगे, तो आप देखेंगे इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो देखिए, पीछे का जो कलर है वो आपको इस तरीके से शो कर रहा है। मतलब ये एक तरीके से ये बताने का काम करता है कि अगर आप 2 कलर मिलाते हैं तो उसका तीसरा जो कलर होगा वो क्या बनेगा। तो इस तरीके से ओवरप्रिंट फिल और ओवरप्रिंट आउटलाइन का यूज आप कर सकते हैं। हटा देते हैं मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का आ जाता है। सेलेक्ट ऑल में सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने पेज पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए हैं, इसके हमने डुप्लीकेट्स बना लेते हैं।
यहीं पे हमने कुछ टेक्स्ट भी लिख लिए हैं। इस तरीके से ये टेक्स्ट हमने लिया, इसका भी हमने डुप्लीकेट बना दिया। इस तरीके से। अभी अगर आप एडिट पे आते हैं, सेलेक्ट ऑल पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो आपके पेज पे जितना भी ऑब्जेक्ट बना होगा ये उन सभी को सेलेक्ट करके देता है। कोरल में जो भी आप पेज पे बनाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो, शेप हो, वो सारा एक ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल में ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये सभी को सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसी में आकर के अगर आप सेलेक्ट टेक्स्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे ये केवल आपके टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करेगा, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट वाले एरिया को नहीं सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे गाइडलाइंस का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये दो ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, इसे हमें बराबरी में रखना है, लेकिन आप इस तरीके से बराबरी में रखना कंफर्टेबल आप नहीं हो पा रहे, नहीं समझ में आ रहा आपको किस तरीके से आप इसे बराबर में रखें, तो हमें क्या करना है, ये रूलर से इस तरीके से हम गाइडलाइंस ऐड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप देखिए ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जितनी चाहे इस तरीके से गाइडलाइंस हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ऐड कर सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप काम भी कर सकते हैं। अब एडिट में आके अगर आप कर देते हैं सेलेक्ट, अगर आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो आप एक एक को सेलेक्ट करें, फिर डिलीट करें, फिर इस तरीके से सेलेक्ट करें या डिलीट करें, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपको बार बार सेलेक्ट करना, डिलीट करना। तो यहाँ पे आपको एडिट में ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट ऑल के अंदर सेलेक्ट गाइडलाइंस, तो ये आपके सभी गाइडलाइंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी जब ये सेलेक्ट नहीं है तो इसका जो कलर आपको दिख रहा है वो ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन यहीं पे जब आपकी गाइडलाइंस सेलेक्ट हो जाती हैं तो उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, इस तरीके से रेड कलर हो जाता है। अब यहाँ पे आकर के सेलेक्ट ऑल गाइडलाइंस कर दिया हमने, डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे, तो जितनी भी गाइडलाइंस हमारे पेज पे होंगी वो सारी एक बार में डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट नोट्स का आ जाता है। पहले तो इन सभी को हम पेज से हटा देते हैं। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ ऑप्शन पे आए प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ऐड किए, ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, लेकिन एडिट में आकर के अगर आप कर देते हैं सेलेक्ट नोट्स, तो आप देखेंगे जितने भी आपने नोट्स ऐड किए थे वो सारे नोट्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आप चाहें जिस पॉइंट से आप चेंजेस करना चाहते हैं वो पॉइंट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करके चेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से गाइडलाइंस को और गाइड्स को भी सेलेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस का जो यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड कराने या किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले हमने पेज पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेना है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, इनके डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स पेज पे ड्रॉ कर लिए हैं। एडिट पे आएंगे आप, फाइंड एंड रिप्लेस पे फाइंड ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें बिगिन अ न्यू सर्च पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट के नाम शो कर रहे हैं, तो आप कौन से ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि अपने पेज पे जितने भी हमने रेक्टेंगल बना रखा है, रेक्टेंगल शेप, वो हमें फाइंड करना कि कितनी बार या कहाँ कहाँ पे बना हुआ है। तो हमने सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल पे टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, इस तरीके से ये बॉक्स आ जाता है, ये इस तरीके से। अब आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट आ जा रहा है आपका, वो आपको फाइंड करके दे रहा है। फाइंड नेक्स्ट आपको एक एक करके ऑब्जेक्ट को फाइंड करके देगा, प्रीवियस की तरफ।
अगर आप फाइंड ऑल लगा देते हैं तो ये आपके सभी ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी होंगे उन्हें ये फाइंड करके दे देता है। यहीं से हम एडिट सर्च करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें केवल इलिप्स जहाँ जहाँ बना हुआ है वो हमें फाइंड करना है, तो हम इलिप्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश, फाइंड नेक्स्ट। अब देखिए जहाँ जहाँ पे आपने इलिप्स बना रखा है वो आपको फाइंड करके दे रहा है। तो ये था हमारा फाइंड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे रिप्लेस ऑब्जेक्ट। रिप्लेस ऑब्जेक्ट में ये आपके शेप को नहीं बदलेगा। मान जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल बनाया है तो यहाँ पे ये आपके पॉलीगॉन कर दे या फिर कॉम्प्लेक्स स्टार में बदल दे, नहीं, ये केवल इसके जो शेप का कलर होता है ये उन्हें चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट करेंगे, हम चाहते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स में हमने ग्रीन कलर दे रखा है, फिर चाहे वो इलिप्स हो, फिर चाहे वो रेक्टेंगल हो, जिन भी ऑब्जेक्ट में ये ग्रीन कलर है उनकी जगह पे चेंज होकर रेड कलर आ जाए। फिनिश कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप रिप्लेस कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे भी वो ग्रीन कलर है उन्हें ये रिप्लेस करने का काम करेगा। रिप्लेस करेंगे, एक एक करके रिप्लेस करेगा। यहीं पे अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी को ये रिप्लेस कर देता है। तो ये था हमारा रिप्लेस का ऑप्शन। नेक्स्ट इसी में आता है फाइंड टेक्स्ट। तो ये किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। इसी का हम डुप्लीकेट बना लेते हैं जिससे हमें बार बार लिखना ना पड़े। देखिए अब अगर हम यहाँ पे आए एडिट में, फाइंड पे, फाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करें। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हमने एज लिखा हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी वो वर्ड आया होगा वो आपका यहाँ पे शो करेगा। मैच केस सेंसिटिव होता है। ये जैसे मान लीजिए अगर आपने बाहर पेज पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कैपिटल डाल के फाइंड करेंगे तो ये नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया और इसको ऑन करा दिया। अब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो है केस वो मैच नहीं हो रहा, वो अलग हो गया है। तो ये था हमारा मैच केस का ऑप्शन। रिसेंट सर्च में जो भी आप रिसेंट में सर्च करते हैं उसका नाम यहाँ पे शो करता है। फिर से एडिट में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट। इसका जो यूज़ होता है ये बटन्स बनाने के लिए होता है। जैसे आपको जावा इस तरीके से बटन्स बनाने तो आप इनका बटन बना सकते हैं। फिर से अगर आप एम्बेड फाइल या फिर सिंपल बटन बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल बटन भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आ रहे कुछ आपके बटन जिन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ बटन ऐसे हैं जिनकी साइज़ आप जितना ड्रॉ करेंगे ये उतना ही रहेगा, आप इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। फिर से इसी पे आके अगर हमें सबमिट बटन बनाना है तो इस तरीके से सबमिट बटन बना दिया। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको सबमिट की जगह सेंड इट लिखना है तो आप इस तरीके से सेंड इट लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे जूम करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आपको शो करेगा। फिर से इसी पे आ जाते हैं। अगर आप रीसेट बटन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रीसेट बटन बना सकते हैं। इसको आप देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी भी खुल के आ जाती है। इससे आप इसमें रीसेट की जगह कोई दूसरा वर्ड लिखना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। रेडियो बटन्स, आपको रेडियो बटन्स बनाने हैं, आप रेडियो बटन बना सकते हैं। तो इसका जो मेनली यूज़ होता है वो बटन्स बनाने के काम में आता है। पॉपअप बटन बनाने, इस तरीके से ड्रॉप डाउन बटन बनाना है, इन सभी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर से आ जाते हैं एडिट पे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट बारकोड। देखिए आजकल आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप देखते हैं प्रोडक्ट के पीछे एक बार बना होता है ब्लैक कलर की और पतली मोटी कुछ लाइंस की, जिन्हें हम बारकोड कहते हैं। बारकोड क्यों लगा होता है? आप उससे स्कैन करके आप प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं कि प्रोडक्ट कब मॉडिफाइड है, कब बना हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है और मॉडिफाइड हर एक चीज़ उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बारकोड का फॉर्मेट बनाने का काम करता है। तो बारकोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको बारकोड किस टाइप का चाहिए।
कितने कोट्स का रखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 25 कोट्स का दिया है। अब यहाँ पे आपको डिजिट क्या रखना है वो डिजिट आप ऐड कर दीजिए। हमने कुछ वर्ड यहाँ पे नंबर्स हमने ले लिया है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। नेक्स्ट करेंगे। प्रिंटर रिजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 300 आता है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो यूनिट्स आ रही हैं वो आपको इंचेस में रखना है, मिलीमीटर्स में रखना है, सेंटीमीटर्स में रखना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बार की जो विड्थ है उसको आप कितना बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मार्जिन या स्केल बार की हाइट को आप बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे सारा नेक्स्ट। बैक करेंगे, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। नेक्स्ट किया। उसके बाद ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ रहा है, जो नंबर आ रहा है आपका बार कोड के नीचे, ये कुछ डिजिट्स आ रहे हैं, इनका आप फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं। आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको फॉन्ट चेंज करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे फॉन्ट लगा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा फॉन्ट आपको रखना है। अलाइनमेंट आप कैसे रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो साइज को बढ़ा लेंगे और यहाँ से कर देंगे फिनिश। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका बारकोड डिजाइन होके आ जाता है। कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। इसके जो बार्स होते हैं, इसके अंदर उन डेटा जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे फीड की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। इसका जो यूज़ होता है, आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करके अपने सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट कराने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको एक कोरल ड्रॉ में ना मिल करके एक्सेल में मिल रहा है या MS ऑफिस में मिल रहा है, तो यहाँ से जा करके आप उस सॉफ्टवेयर पे वो काम करके यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कुछ काम करके हमें इस पे लाना है, तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट से लाना है या फिर आपको एक्सेल से लाना है, आप उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया स्प्रेडशीट को और ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको इस तरीके से एक्सेल की शीट पे आपको लेके आ जाता है। थोड़ा सा शीट बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी काम आप करेंगे वो आपके वहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा हम इसमें काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। अभी ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा दिखे। इसके साइज को देखिए। जैसे ही आप वहाँ से इसको क्लोज करेंगे तो ये आपका इस तरीके से पेज पे ऐड होके आ जाएगा। देखिए इस तरीके से जो काम हमने उस एक्सेल की शीट पे किया था वो हमारा इस तरीके से कोरल ड्रॉ पे ऐड होके आ जाता है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है हमारे लिए। तो इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे वर्कशीट ऑब्जेक्ट। अब इसी को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो फिर से इसी पे क्लिक करेंगे और ये आपको फिर से उसी एक्सेल की शीट पे लेके आ जाता है। इससे क्या होगा, देखेंगे आप एक्सेल का जो ऑप्शन जो सारे शो कर रहे हैं वो भी आपके शो करने लगेंगे। लेकिन इससे पहले जो ऑप्शन हमने यूज़ किया था इंसर्ट ऑब्जेक्ट, उसमें आपके ये ऑप्शन नहीं शो करते हैं एडिटिंग के। लेकिन अगर आप एडिट ऑब्जेक्ट करते हैं तब ये ऑप्शन हाईलाइट होता है। जैसे मान लीजिए आप इसको फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं
तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन शो करेंगे। क्लोज करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से फिर से इसी पे आते हैं, ओपन करना है तो फिर से इसी पे आप इसको ओपन करके इसमें चाहें तो कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले एज आइकन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये केवल आपको इस तरीके से एक्सेल का वर्कशीट का आइकन बना के देगा। आप जब इस पर डबल टैप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी सॉफ्टवेयर पे लेके जाएगा जहाँ से आपने ये डेटा इनपुट कराया है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज, यहाँ पे वही सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी जो आपने टूल्स के ऑप्शन से पढ़े थे। तो यहाँ पे आपको फिल का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसमें फिल करना चाहते हैं, आपको पैटर्न्स फिल करना है, पोस्टर, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के स्टाइल्स आ रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमने टूल्स में भी पढ़े थे जो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। आप इसकी हेयरलाइन को थिक करना चाहते हैं या स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। तो ये था हमारा एडिट मेन्यू का ऑप्शन। नेक्स्ट क्लास में हम व्यू मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।